May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Take a seat. Thank you, sir. निधि जी, Yes, sir. अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए निधि उनको। सर, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की निवासी हूँ और मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा अपने गृह जनपद से की है। उसके पश्चात मैंने वर्ष 2016 में यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से अपना स्नातक पूर्ण किया है सर। और वर्तमान में मैं सर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। स्नातक किसमें किया आपने? सर PCM ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। साइंस से? यस सर। साइंस से हिंदी की तरफ क्यों शिफ्ट किया आपने? सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने BTC कोर्स किया, फिर उसके बाद सर उस जॉब की प्रिपरेशन में इधर काफ़ी टाइम मेरा बीच में गैप हो गया था सर। और चूँकि जॉब के साथ सर टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत इशू रहता है, तो जब मैंने ऑप्शनल के लिए अपना एनालिसिस किया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो हिंदी साहित्य सर मुझे सिलेबस इसका सर छोटा लगा और रोचक भी था सर, तो इसलिए मैंने हिंदी साहित्य मुझे लगा कि मैं कवर कर पाऊँगी। अगर आपके हम PCM की बात करें यस सर। उसमें आपका सबसे प्रिय सब्जेक्ट कौन सा था? सर केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री था। ओके, और केमिस्ट्री का सिलेबस आपने देखा है इसमें? नहीं सर। नहीं, आपने उसको एनालाइज नहीं किया? यस सर, क्योंकि मुझे लगा समझ गया। अच्छा, ये बताइए निधि कि आपने सिविल सर्विसेज को क्यों चूज़ किया? आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोफेशन में जिसका सम्मान काफ़ी है और एक मेंटरिंग के रोल में आप हैं, तो वहाँ से फिर सिविल सर्विसेज क्यों? यस सर, निसंदेह सर मेरे शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना सर बहुत ही गौरव का विषय है सर मेरे लिए। लेकिन सर क्योंकि बचपन से एक प्रशासन में जाना सर एक सपना रहा है, और सर जब मैं इधर शिक्षा के क्षेत्र में सर जुड़ी हूँ मैं 2 साल से, तो सर मुझे ग्रामीण परिवेश को और अधिक करीब से जानने का सर मौका मिला। तो मुझे शिक्षा के अलावा और भी चीज़ें मुझे जो बहुत करीब से मैंने देखी हैं सर, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे समाज की बेहतरी के लिए और कुछ करना है सर, तो मेरे पास प्राधिकार के साथ मुझे समाज सेवा का अवसर यही मिल सकता है। बात बोली कि बचपन से आपको प्रशासनिक सेवा में जाना था। यस सर। तो एक छोटे बच्चों को प्रशासनिक सेवा के बारे में क्या पता होता है, तो आप बचपन से कैसे आकर्षित हो गई इससे? सर बचपन इन द सेंस कि जैसे क्लास 5th तक तो सर कुछ नहीं वो रहता, लेकिन क्लास 6 के बाद थोड़ा समझने लगता है बच्चा, तो अपने आसपास के परिवेश में सर किसी जिलाधिकारी महोदय को देखा, या एक महिला जिलाधिकारी भी थी सर, तो मैंने उनको देखा और भी 1-2 प्रशासनिक स्तर पर देखा सर, तो उस टाइम तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छे पद पर हैं, तो इनके पास एक अथॉरिटी है, जो चाहते हैं या फिर जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं जहाँ गलत है ये इनके एक निर्णय से चीज़ें सुधर जाती हैं, तो ऐसा मैं वहाँ से प्रभावित हुई सर। अच्छा निधि, आपने अथॉरिटी की बात की। यस सर। अथॉरिटी के काफ़ी आयाम होते हैं, आपको भी पता है, लेकिन अगर सीधे मतलब आपसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पूछें कि आप अपनी अथॉरिटी का जो आप एज्यूम कर रही हैं मिलेगा सिविल सर्विसेज आने के बाद, तो उस अथॉरिटी के कोई 3 पॉजिटिव हमको एक यूज़ बताइए जो आप कर सकती हैं, और 1-2 कोई नेगेटिव यूज़ भी बताइए कि अथॉरिटी मिलने के बाद आप शायद ये कर सकती हैं, और एज ए नेगेटिव आउटकम ये भी हो सकता है। यस सर। सर पहले तो जो मेरा अनुभव रहा है इधर शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं वहाँ भी चीज़ें देख रही हूँ सर, तो जैसे सर सरकार की कोई भी नीति रहती है तो निसंदेह वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके बनाई जाती है, लेकिन सर मैं महसूस करती हूँ कभी कभी कि कुछ निर्णय जैसे स्कूल के स्तर पर ही सर मेरे पास मुझे लगता है कि ये नियम सही नहीं था, लाइक DBT सर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ उस परिवेश में रह के कि ये प्रक्रिया पहले ही ज़्यादा अच्छी थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जी सर। तो जो सर पहले विद्यालय स्तर पर बच्चों को सामग्री वितरित की जाती थी, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता था, लेकिन चूंकि अभी नियम ये आ गया है कि DBT में पैसा अभिभावकों के खाते में जाता है, तो सर मुझे महसूस हुआ जब से सिस्टम आया कि ये उतना सही नहीं है, पहले ज़्यादा अच्छा था। तो लेकिन सर मैं चाहती हूँ करना, लेकिन हो नहीं पाया। 3 पॉजिटिव यूज़ बताने हैं अथॉरिटी के, तो आप ये करेंगी कि जो सच में उसके हकदार हैं उस तक पहुँचे। यस सर। तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसमें कुछ नीति बदल सकूँ इसमें सर। अभी नहीं है, तो हाँ यस सर, अगर मेरे पास मैं प्रशासन में जाती हूँ। उदाहरण दीजिए जो आप कर सकती हैं अथॉरिटी पे आने के बाद। सर जैसे भ्रष्टाचार, हर सरकारी धन के दुरुपयोग का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है सर, तो मैं उसके लिए मैं अगर प्रशासन में जाऊँगी तो मेरे पास ये पावर रहेगी कि मैं कुछ नीति उसके लिए बना सकती हूँ सर। जी। और सर अच्छा, अगर नेगेटिव प्रभाव भी करें कि भाई हम इंसान हैं, हमारी कमियां भी होती हैं, जी, तो अथॉरिटी का आप क्या दुरुपयोग कर सकती हैं अगर ऐसा हो गया? जी
सर कोई भी व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत विचारों से या जैसे सामाजिक स्तर पर उसकी एक धारणा बनी होती है बचपन से, तो अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी उन विचारधाराओं से तटस्थ नहीं हो पाता है और अगर सर कोई निर्णय वैसा ले लेता है और उसके प्राधिकार में था और उसने अपनी व्यक्तिगत निजी अनुभवों से कोई निर्णय ले लिया है सर, तो वो वहाँ पर बहुत मिसयूज हो सकता है। निधि को अगर अथॉरिटी मिलती है यस सर। कोई ऐसा क्या नेगेटिव उसका यूज कर सकती है? सर मुझे अपने स्तर पर मुझे नहीं लगता सर कि मैं ऐसा कोई निर्णय करूंगी जो कानून के या जो मेरी सरकारी नीतियां हैं उसके विरुद्ध सर कुछ जाता हो। ठीक है निधि, आपने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आज ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, सुना ही होगा जी सर। तो थोड़ा समझ रखती हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में? यस सर, मोटा मोटा जी। तो अगर हम युद्ध पद्धति की बात करें जी सर, रशिया एक वॉर स्टाइल पे काम कर रहा है, यूक्रेन एक वॉर स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, दोनों के वॉर अप्रोच को बता सकते हैं कि उनका क्या अप्रोच है, उनका क्यों है और क्यों इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है? कहीं स्ट्रेटेजिकली, कहीं दोनों के अप्रोचेस के वजह से वॉर, क्योंकि आप पढ़ते भी आएंगे कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद जो भी विश्व युद्ध होगा वो इतना या युद्ध होगा वो इतना विनाशकारी होगा कि फैसला 2 से 3 दिन में आ जाएगा। बट हम 1 साल हो गया और अभी तक हम कोई फैसला नहीं निकाल पाए इस युद्ध का। तो क्या युद्ध की पद्धति में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से खिंचता जा रहा है या कोई और कारण? सर जो मुझे अभी समझ में आया और लेमैन के लैंग्वेज में इतना लंबा क्यों खिंचता जा रहा है? सर अभी जैसे ऊपरी स्तर पर देखें तो मुझे लगता है सर रशिया जो है वो सैन्य शक्ति उसकी जो यूक्रेन से है उसके पास उपकरण और आधुनिक तकनीकों से ज़्यादा उसके पास तकनीकें हैं, और इधर यूक्रेन छोटा देश है रशिया के तुलनात्मक रूप में, बहुत बड़ी लेकिन सर उतना उसको अभी चूँकि वैश्विक स्तर पर उसको तुरंत से उतना सहयोग नहीं मिल पाया था कि अपने करीबी देशों से उसको चीज़ें मिलनी चाहिए थी सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर। आपने बताया हिंदी आपको बहुत रुचिकर लगता है और हाल में एक किताब थी रेत की समाधि, इसके लिए एक पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार? सर बुकर पुरस्कार था। किसको मिला था? सर श्रीमती गीतांजलि श्री जी सर, उनको मिला था। के बारे में कुछ जानती, पढ़ी तो नहीं पाई होंगी जी सर जी। अगर कुछ क्या उसका कुछ कंटेंट बता दें, कॉन्टेक्स्ट बता दें, क्योंकि जो प्राइज मिलता है तो उसकी एक समरी जिस्ट भी दी जाती है कि इस किताब में ये था इसलिए ये मिला। तो रेत की समाधि है क्या, उसका विषय वस्तु क्या है? सर सॉरी सर मुझे क्या हो सकता है? आप इतिहास आप साहित्य पढ़ रही हैं, रेत की समाधि क्या कहना चाहता होगा? मतलब सर गेस करना तो सर ऐसा लगता है शायद किसी ऐतिहासिक किसी चीज़ से रिलेटेड। सॉरी सर। मेरी यस सर। अभी आप बात कर रही हैं तो आपने बताया कि जो डीबीटी स्कीम है जी सर, अगर आपको पावर या अथॉरिटी मिल जाए तो आप इसे खत्म कर देंगे, राइट? नहीं सर, डीबीटी बहुत अच्छी स्कीम है सर, क्योंकि अन्य जगह पर है। मैंने सिर्फ शिक्षा के उस स्तर की बात करी थी कि विद्यालय स्तर पर जो अब ये कार्यक्रम शुरू है वहाँ से हटा देनी चाहिए सर। अच्छा। यस सर, बाकी डीबीटी बहुत अच्छी स्कीम है सर, क्योंकि इससे जो और भी पहले स्तर पर जो भ्रष्टाचार और बिचौलिए जो धन का दुरुपयोग या बीच में अंतिम व्यक्ति तक धन नहीं पहुँच पाता था सर, तो उसके लिए सर ये बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? यस सर, हाँ पढ़ा है सर। आज की टॉप 3 न्यूज़ बताइए। सर एक दो निर्णय आया था कि अभी तक जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र थे, तो अभी तक युवाओं को सिर्फ वहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो अब से निर्णय लिया गया है सर कि अब उनको एक डिप्लोमा कोर्स वहाँ पर, मतलब जिनकी अवधि से अधिक हो और अधिक अच्छे से, तो उनको डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स की जगह पर सर। अच्छा, और पहली न्यूज़ और सर नहीं याद आ रहा? सॉरी सर, पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा अभी। कोई बात नहीं। अच्छा, आर्टिकल 21 जो हमारा है, जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यस सर, है ना? क्या जीने का अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है? सर वो इस संदर्भ में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को, जिसको हम यूथनेशिया कहते हैं, तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की हालत ऐसी है कि वो अब रिकवर नहीं हो सकता है और किसी डॉक्टर स्तर पर अगर सही तरीके से जांच कर दी जाती है कि हाँ अब ये व्यक्ति को बहुत अब जीवन में इसके और अधिक कष्ट है, तो वहाँ पर मरने का अधिकार उसमें शामिल है। उसमें भी अगर व्यक्ति कोई अपने जीवित रहते ही विल लिख देता है तो, और उसमें भी सर एक्टिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया को डिफाइन कर सकती हैं, क्या होता है? सर जैसे कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, उसको या कोमा में है, तो सर एक्टिव यूथनेशिया मतलब कि आप उसका सपोर्ट सिस्टम छीन लेते हैं,
एक्टिव यूथनेशिया में, मतलब जो भी जिस चीज़ के भरोसे उसका लाइफ चल रही है आप वो छीन लेते हैं। और सर पैसिव यूथनेशिया में आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्टिव यूथनेशिया में उसको उसके जीवन को ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास किया जाता है कि इसका जीवन यहीं पर ख़त्म हो जाए, और पैसिव में सर उसके जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो छीन लिए जाते हैं और अलग से कोई कार्य नहीं किया जाता है वहाँ पर। पांचों टाइप की जो रेट्स होती हैं उनका नाम बता सकती हैं और किस लिए इशू करी जाती है, बता सकती हैं? सर आर्टिकल 32 में रिट्स हैं। सर पहली परमादेश, सर परमादेश सर इशू करते हैं कि यदि कोई सार्वजनिक कार्यालय में कोई अधिकारी किसी आदेश को उसको त्वरित कार्यवाही करने के लिए उस पर हम परमादेश का रिट वहाँ पर लगा सकते हैं। और सर दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को सर सार्वजनिक या निजी दोनों के ऊपर ये लागू होता है, किसी को भी अवैध रूप से बंद कर लेने में वहाँ पर इसको ये अथॉरिटी जारी की जाती है सर। और दूसरी सर प्रतिषेध, जो कि न्यायिक स्तर पर यूज़ की जाती है। अगर निचले स्तर पर कोई अपना न्यायिक क्षेत्र से बाहर कोई हाई कोर्ट कोई कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए है सर। और उत्प्रेषण में सर सुप्रीम कोर्ट है जैसे, तो अपने निचले स्तर से कोई फाइलें अपने संदर्भ के लिए वो वहाँ से मंगा सकता है। और सर एक अधिकार परीक्षा। अच्छा, वन चाइना पॉलिसी क्या है? सो वन चाइना पॉलिसी ये चाइना के स्तर पर जो सामरिक दृष्टि से जो भी इधर जैसे दक्षिणी चीन सागर में वो अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहता है, और व्यापार के स्तर पर हो, सैन्य के स्तर पर हो, तो वो जैसे भारत की नीति रही है सहयोग की, तो वैसे उसकी नीति नहीं रही है एक अधिकार और मोनोपोली, वो ऐसा नीति रही। थैंक यू सर। दीदी, यस सर। हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ था? यस सर। हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ था? सर हिंदी भाषा की विकास की प्रक्रिया तो सर संस्कृत से शुरू होती आई है, लेकिन जिसको हम पुरानी हिंदी कहते हैं सर, वो सर 11वीं-12वीं शताब्दी से हमें उसका दिखता है, तो फिर पुरानी हिंदी से नई हिंदी का प्रादुर्भाव यहाँ से होता है। पुरानी हिंदी के लिए एक स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बता सकते हैं उसके बारे में? पुरानी हिंदी सर, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। हिंदी के पूर्व जो भाषा थी वो कौन सी थी? यहाँ से हिंदी को अवहट्ट सर। जी अवहट्ट। हम लोग देखते हिंदी देवनागरी में लिखते हैं। यस सर। देवनागरी में और कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? सर जो भी आर्य भाषाओं से जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला, ये जो हमारी प्रादुर्भाव हुई थी जो भाषाएं, तो ये हमारी देवनागरी में ही लिखी जाती है सर, लिपि इनकी समान है। कविता में एक विधा है प्रयोगवादी विधा। जी सर। क्या है ये? सर प्रयोगवादी विधा सर जो अज्ञेय जी थे उन्होंने इसको शुरू किया था, उनसे मानी जाती है कि वो तार सप्तक एक संकलन लेके आए थे। तो सर इसके पहले जो कि प्रगतिवादी धारा थी, तो सर वो कहीं ना कहीं एक सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद कहते हैं जिसको, उससे यांत्रिक रूप से ये धारणा जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो अति यांत्रिक हो गई थी, सिर्फ मतलब एक दायरा सीमित हो गया था उसका सर। उसके विरोध में कहीं ना कहीं प्रयोगवाद में अपने अनुभवों को और सर व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने का यहाँ पर संदर्भ मिलता है। अगर हम देखें, एक अवधि साहित्य भी है, ब्रज साहित्य है, दोनों मूलभूत अंतर आप क्या देखती हैं? सर अवधि थोड़ा सा सर उसमें अवधि जो साहित्य रचा गया है सर वो इसमें ठहराव अधिक है, तो यहाँ पर सर प्रबंध काव्य ज़्यादा हमारे लिखे गए हैं अवधि में। लेकिन सर ब्रज भाषा जो है वो जो मानवीय सहज भाव हैं वो ब्रज भाषा में, जैसे वात्सल्य है, प्रेम है, तो वो हमारे ब्रज भाषा में ज़्यादा अच्छे से अभिव्यक्त हो पाता है। तो वहाँ पर मुक्तक साहित्य से आप समझाइए हमें, प्रबंधित अवधि भाषा के साहित्य में कौन कौन से साहित्य? सर जैसे रामचरितमानस और जायसी जी की पद्मावत अवधि में लिखी गई है, और ब्रज में सर सूरदास जी की रचनाएं हैं, और रसखान, नंदास, इन सब की रचनाएं सर ब्रज भाषा में हमें मिलती हैं। भ्रमर गीत भी लिखे हैं? यस सर। भ्रमर गीत की विषय वस्तु क्या है? सर भ्रमर गीत की विषय वस्तु मूलतः इसमें इस बात पर है कि जब कृष्ण जी चले जाते हैं तो जो गोपियां हैं वो उनके योग में रहती हैं, तो कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं कि आप उन्हें समझाइए और उन्हें ब्रह्मत्व की ओर, ब्रह्म के सिद्धांत की ओर ले जाइए, ताकि वो इस माया मोह से थोड़ा सा वो विमुख हो सकें। तो सर उसके ऊपर है ये। इस बार के बजट में एक शब्द प्रयोग किया गया है, सप्तर्षि। जी सर। क्या है ये?
सप्तर्षि सर, ये एक बजट में जो 7 मूलभूत, हर बार के जैसे बजट में सर प्राथमिकताएं सरकार रखती है, तो उसी प्रकार से इस बार सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं हैं, तो जो कि अलग अलग क्षेत्र से युवा और हरित विकास ऐसे संबंधित हैं सर, तो उनको इस बार सप्तर्षि नाम दिया गया है। गुड। लास्ट क्वेश्चन बताइए। यस सर। आप इस समय सरकारी सेवा में हैं। यस सर। और आप लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। जी सर। और कहा जाता है, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी जी सर, तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक होगा। जी सर। तो निधि का इस मामले में क्या स्टैंड है? सर एज अ जैसे सरकारी कर्मचारी, तो सर सभी सरकारी कर्मचारी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, तो सर सरकार की ओर से एनपीएस स्कीम लाई गई है, तो सर लेकिन उसमें कहीं ना कहीं, जो मैं भी एक कर्मचारी हूँ और कर्मचारियों के बीच में रहती हूँ सर, तो मैंने ये चीज़ पाई है कि हाँ, कहीं ना कहीं एनपीएस की तरफ अभी जैसी नीतियाँ पहले एक स्पष्ट थी सर, यहाँ पर विश्वास का अभाव है एनपीएस में, कि हमारा पैसा जो हम दे रहे हैं वो कहाँ लगाया जाएगा, या हमें पेंशन जो मिलेगी उसकी राशि। आपका स्टैंड क्या है? सर मेरा स्टैंड, जैसे एनपीएस मैंने स्कीम जैसे उसके बारे में एनालाइज़ किया, पढ़ा, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि एनपीएस स्कीम गलत नहीं है, लेकिन हाँ ये होना चाहिए सर कि हमें एक चीज़ स्पष्ट हो कि हमें क्योंकि सर स्पष्ट होनी चाहिए। समर्थन नहीं कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, एक सरकारी कर्मचारी सर हर स्तर पर समर्थन, बस सरकारी कोई भी हो सर, अपने सरकारी कर्मचारी ही क्यों, कोई भी इंसान हो सर, अपना भविष्य सुरक्षित चाहता है सर। ये बताइए, आपने इसमें अपनी हॉबीज नहीं लिखी? सर ये सर मेरी हॉबीज़ जैसे वेस्ट मटेरियल से मैं क्राफ्ट बनाना, ये मेरी हॉबी है सर। वेस्ट मटेरियल? यस सर। थैंक यू सर। आपने आखिरी क्राफ्ट क्या बनाया था वेस्ट मटेरियल से, बताइए थोड़ा उसके बारे में। सर मैंने मैं पहले जब जॉब नहीं लगी थी उसके पहले तो अपने घर के स्तर पर डेकोरेशन की चीज़ें बनाते थे। बताइए क्या कुछ ऐसा अभी सर मैं स्कूल में अपना टीएलएम वगैरह बनाती हूँ, जो भी क्राफ्ट रहते हैं। प्रोडक्ट क्या था, आउटकम क्या था, क्या था दिखने में वो सर? जी वो क्या था दिखने में? सर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक मॉडल बनाया था। क्या था वो एक सर एक पुराना वेस्ट सर, उसमें एक जूते का डिब्बा था और सर ऐसे रॉड्स थे, जैसे कवर आते हैं वो कॉपी पर चढ़ाने के लिए, तो वो रॉड्स थे और सर उसको उससे से मॉडल बनाया था सर मल्टीप्लिकेशन का। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन? तो सर एक तरफ डिजिट लिखी थी और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल था और दूसरी तरफ। अपने बच्चों के लिए बनाया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि मैडम ओलंपिक जो गेम होते हैं जी सर, उसमें 5 छल्ले बने होते हैं, क्या मतलब है 5 छल्लों का? सर पढ़ा है बट अभी सॉरी रिकॉल नहीं। यस सर पढ़ा है बट अभी मतलब उसमें वो कई अलग अलग रंग के हैं वो छल्ले। हाँ सर, बट अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही उनका क्या मीन था उनका। अच्छा, अगर निधि से कहा जाए कि अगर उनके आपको अपने व्यक्तित्व में कोई चीज़ परिवर्तित करनी हो तो क्या बदलना चाहेंगे? सर व्यक्तिगत स्तर पर सर, व्यक्तिगत ही पूछे सर मुझे मतलब पर्सनल मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हूँ, तो ऐसा कहीं कहीं पर चीज़ें मुझे ज़्यादा प्रभावित कर जाती हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा। आपने क्या प्रयास किया इसको सही करने के लिए? सर मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हैं तो मैं अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सर तो मैं उनको नेगलेक्ट करूँ सर। थैंक यू निधि, बहुत अच्छा इंटरव्यू था।